નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા ગંટી। તો આજના પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર આપણે નાઇટ ફ્રેન્કનો જે હાફ યરલી રિપોર્ટ આવ્યો છે રેસિડેન્શિયલ અને ઓફિસ સ્પેસ અંગેનો આ રિપોર્ટ છે તે અંગેની ખાસ ચર્ચા કરવાના છે। તો કઈ રીતના ઘરોના વેચાણ રહ્યા છે, કઈ રીતની કિંમતો રહી છે અને ઓફિસ સ્પેસની ડિમાન્ડ કેવી છે, સપ્લાય કેવી છે, આ તમામ અંગે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે नाइट फ्रैंक इंडिया ना डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी। विवेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। विवेक जी, जो आपका हाफ ईयरली रिपोर्ट अभी आया है, हम रेसिडेंशियल सेक्टर की बात के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें पाया है कि लॉन्च में 4% तक की बढ़ोतरी हुई है और सेल्स की अगर बात की जाए तो 3% की कमी आती हुई दिख रही है और अनसोल्ड इन्वेंट्री भी 7% तक बढ़ी है। तो वैसे तो ये जो चेंज आया है वो सिंगल डिजिट नंबर्स में दिख रहा है। किस तरीके से हमें इसे रीड करना चाहिए? क्या इसमें कोई चिंता जैसी बात आप देख रहे हैं और या आपका मानना है कि ये एक लाजमी चेंज है? अगर हम देश के टॉप 8 शहरों की अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि लास्ट 3 सालों में जो सुधार आया है हाउसिंग मार्केट्स में, जहाँ पे मोमेंटम इम्प्रूव होते गया। 2021 में करीब 50% की बढ़ोतरी थी बिक्री में। 2022 में करीब 30-35% की थी और 2023 में ये आंकड़ा आके करीब 1% 2% नीचे रहा है। तो हम ये इस तरीके से देख रहे हैं कि जो स्केल है मार्केट का, वो पीरियड दर पीरियड बढ़ के अब नए लेवल्स पर मेंटेन्ड है। ग्रोथ रेट्स में ज़रूर कमी आई है और उसका आना एक हद तक लाज़मी भी है कि लास्ट 1 साल में ब्याज की दरों में, होम लोन की ब्याज दरों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। करीब-करीब 2.5% रेपो रेट पे बढ़ोतरी हुई और इसी के पीछे 1.5 से 2% ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई होम लोन कस्टमर्स के लिए। और प्रॉपर्टी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है अमूमन 8 से 10% सालाना की दर से लास्ट 2 सालों में। इसकी वजह से कंज़्यूमर्स को कुछ हद तक रीवैल्यूएट करना पड़ा। तो मार्केट में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2 सालों के ग्रोथ के बाद में इस बार ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। ओके, तो ग्रोथ तो અહીંયા આગળથી છે પણ પાછલા 2 વર્ષની સરખામણીમાં થોડો ગ્રોથ અહીંયા આગળથી ઘટ્યો છે। તો આ આપણે જે હાફ યરલી રિપોર્ટની અંદર જે ફાઇન્ડિંગ જોઈ રહ્યા છે, પ્રોપર્ટીની કિંમતોની અંદર પણ વધારો થયો છે, વ્યાજ દર પાછા આપણે જોઈએ તો પ્રી કોવિડ લેવલ ઉપર પહોંચી ચૂક્યા છે। તો આ બધાની અસર થોડી ग्रोथनी ऊपर આવતી દેખાઈ રહી છે। વિવેક जी, आगे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट को हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता लग रहा है कि अफोर्डेबल होम्स की सेल्स जो है उसमें थोड़ी कमी आती हुई दिख रही है। अगर हम कंपैरिजन करें मिड सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट के जो आंकड़े आते हैं उसके साथ, तो इसकी क्या वजह रही है और इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए? हाँ, तो ये ज़रूर है। जैसे हमने एक हाई लेवल आंकड़ों की जब बात की तो हमने देखा कि 1-2% कमी देखी गई। करीब 1.5 लाख मकान बिके कुल 8 शहरों में। लेकिन जब हम और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि जो मिड और प्रीमियम सेगमेंट्स है, जहाँ पे घरों की कीमतें करीब 50 लाख से 1 करोड़ मिड सेगमेंट में, और जो प्रीमियम सेगमेंट है, हाई सेगमेंट है, वहाँ पे 1 करोड़ की से ऊपर की कीमत वाले मकान, यहाँ पे उछाल देखा गया है। यहाँ पे ग्रोथ रेट्स बरकरार है। टॉप सेगमेंट जो है 1 करोड़ के ऊपर वाले घर, वहाँ पे 17% की ग्रोथ आँकी गई है। और इसी के कंपैरिज़न में अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जो जनरली 50 लाख के नीचे के घरों की हम बात कर रहे हैं, उस सेगमेंट में वहाँ पे देखा गया है कि कमज़ोरी रही। शेयर भी कम हुआ उसका ओवरऑल सेल्स में और एब्सोल्यूट वॉल्यूम्स जो है, वो भी कम हुए। इसके पीछे के मुख्य कारण ये है कि जो लास्ट 2 सालों में बदलाव आए हैं ब्याज की दरों को लेकर के या प्रॉपर्टी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर के, इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो एक लोअर सेगमेंट है, अफोर्डेबल सेगमेंट कंज़्यूमर है, उनके ऊपर पड़ा है। हम जनरल लेवल पे ये देखते हैं कि जो करीब-करीब 1.5 से 2% की ब्याज दरों की बढ़ोतरी है, उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी
का जो फैक्टर है कंज्यूमर्स के लिए वो करीब 15% कम हो गया है। जो पहले 1 करोड़ के मकान खरीद पा रहे थे, अब करीब 85 लाख रुपए का मकान खरीद पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है, वो सारे सेगमेंट्स में सेम नहीं पड़ता है। जो मिड और हायर सेगमेंट वाले कंज्यूमर्स हैं, उनकी मॉर्गेज डिपेंडेंस कम है। काफ़ी हद तक उनके पास में और भी रिसोर्सेज़ हैं जिसको वो टैप करके अपना हाउस परचेज़ डिसीज़न है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन जब लोअर सेगमेंट की बात आती है तो उनके लिए एक मॉर्गेज जो है, होम लोन है, वही एक ज़रिया होती है। तो यहाँ पे अगर अफ़ोर्डेबिलिटी चेंज हो गई तो इमीडिएटली या तो उन्हें डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए सारे कंज़्यूमर्स इस सेगमेंट में तैयार नहीं होते हैं या फिर उन्हें और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, चाहे मकान के जो साइज़ेज़ हैं, उन्हें कम करें या लोकेशन को कम करें, तो ऑलरेडी वो हाशिए में है वैसे कंज़्यूमर्स और उन उस एस इस दौरान वो नहीं कोप कर पाते हैं। और इसी के साथ जैसे मैंने बताया कि मिड और प्रीमियम सेगमेंट में वहाँ पे बाइंग बरकरार है और इनफैक्ट ग्रोथ देखी गई है और इन कंज्यूमर्स पे हम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं बढ़ी हुई ब्याज की दरों का। बहुत सारे कस्टमर्स कैश बायर्स या इक्विटी बायर्स बोल दीजिए वो भी है जिसका मतलब है कि उन्हें कंप्लीट मॉर्गेज की डिपेंडेंस नहीं है वहाँ पर। ઓકે, તો આ એક મુખ્ય કારણ છે કે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગનો જે ગ્રોથ છે એ ઘટતો દેખાયો છે, કે સેલ્સ ઘટતા દેખાયા છે, કારણ કે વ્યાજદરની અંદર 2-2.5% વધારો થવો, જેને કારણે લોકોની ઘર ખરીદવાની જે ક્ષમતા છે, અફોર્ડેબિલિટી છે, એના ઉપર એક મોટી અસર આવતી દેખાઈ રહી છે. 10-15%ની અસર અહીંયા આગળથી દેખાય છે અને એની ઇમ્પેક્ટ આપણને અફોર્डेबल हाउसिंगના વેચાણના આંકડા ઉપર પણ આવતી દેખાઈ રહી છે. विवेक जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉप 8 सिटीज़ में जो आपने जो सर्वे किया है, उसकी अगर हम बात यहाँ पे कर ले तो किस तरीके का चेंज इस टॉप सिटीज़ में प्राइस के लिहाज से आया है? अगर घरों की कीमतों के बारे में बात करें, तो लास्ट 2 ढाई साल से ही घरों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी आने लगी है। पहला मुख्य कारण तो उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बढ़ोतरी थी, वो था। लेकिन इसी के साथ में कंज़्यूमर्स की डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही, जिसकी वजह से डेवलपर्स को भी एक कॉन्फिडेंस आया है कि भई जो लास्ट 7-8 सालों की मंदी थी, जिसमें भाव नहीं बढ़ पाए, अब उसे बढ़ाने का उन्हें मौका मिला है। तो दोनों ही फैक्टर्स काम किए। लास्ट 1 साल में जो इस पीरियड में हमने मुआयना किया जून 2023 तक, उसमें लास्ट 1 साल में करीब 3% से लेकर के 10% तक की भाव में बढ़ोतरी आई है, अलग-अलग शहरों में। हम इसे मॉडरेट ग्रोथ ही मानते हैं कंपेयर टू पास्ट जो भी साइकिल्स देखी जाए, चाहे 2010 से 13-14 हो या पहले हो। और शहरों की बात करें तो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई करीब 10% सालाना दर पर। उसी के अलावा जो शहर है मुंबई हो गया या दिल्ली एनसीआर रीजन, बैंगलोर, यहाँ पे भी 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई। अहमदाबाद में करीब 4% की बढ़ोतरी देखी गई लास्ट 1 साल में। तो इस तरीके से करीब-करीब सारे ही मार्केट्स में भावों की बढ़ोतरी देखी गई है लास्ट 1 साल में। ઓકે, તો બધા જ શહેરોની અંદર જે ટોપ 8 સિટીઝનો અહીંયા આગળથી આપણે રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં જે ટોપ 8 સિટીઝની વાત કરવામાં આવી છે, એની અંદર ઘરોની કિંમતો વધતી દેખાઈ રહી છે. विवेक जी, जो हम टॉप 8 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके का लॉन्च और सेल्स के फिगर किस तरीके से रहे हैं, उसमें कैसा चेंज आया है? तो एक हमने ये देखा कि जैसे सेल्स में जो बिक्री है, बिक्री में करीब-करीब 1 से 5-6% के आसपास का मूवमेंट रहा है। बिक्री में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे गए कंपेयर टू लास्ट ईयर के इस 6 महीने के दरमियान। लेकिन लॉन्चेस में ये देखा गया कि सारे ही मार्केट्स में बहुत अच्छा लॉन्च मोमेंटम रहा। पुणे में सबसे ज़्यादा करीब 100% से ज़्यादा लॉन्चेस में बढ़ोतरी आई। इसका मेन मुख्य कारण यही रहा कि डेवलपर्स हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे कंज़्यूमर से। डेवलपर्स ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगले 6 से 12 महीने और जो 18 महीने में कंज़्यूमर्स का रुझान बना हुआ रहेगा। इसलिए न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस हुए हैं। इसी के साथ में
ये भी देखा जाए कि भई डेवलपर्स की फाइनेंशियल पोज़ीशन लास्ट 7-8 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जहाँ पे एक तरफ उनकी जो लेवरेज लेवल्स या डेट लेवल्स है वो कम हुए हैं। उसी के साथ में जो डेवलपर्स अब आए हैं मार्केट में नए, वो काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं अपने बैलेंस शीट और एग्ज़ीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, जिसके वजह से भी ये कॉन्फिडेंस देखा गया रिस्पॉन्ड करने का। और इसी के मद्देनज़र हमने देखा करीब-करीब 7-8% की ग्रोथ रही नए प्रोजेक्ट के लॉन्चेस में इस 6 महीने के पीरियड में। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે વાત કરી છે કઈ રીતના લોન્ચ અને કઈ રીતના સેલ્સના આંકડા આ ટોપ 8 શહેરોની અંદર મળતા જોવા મળતા દેખાઈ રહ્યા છે। વિવેકજી, इन्वेंट्री की भी अगर हम बात कर ले तो अनसोल्ड इन्वेंट्री ये सब की स्थिति किस प्रकार से बनती हुई आप देख रहे हैं? अ, इन्वेंटरी लेवल में हमने जो देखा है उसमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी आई है लेकिन इनफैक्ट ये खाली इसी 6 महीने के पीरियड के लिए नहीं है। हमने पहली बार 2022 के अंत में देखा कि इन्वेंटरी लेवल बढ़ने लग गई थी लास्ट 7-8 सालों के मुकाबले जहाँ पे जो अनसोल्ड इन्वेंटरी लेवल है, वो जहाँ पे कम हो रही थी, लेकिन 2022 के अंत से ये बढ़ने लग गई। जो एक माइलस्टोन है क्योंकि टर्न ऑफ इवेंट है, लेकिन इसी के साथ में ये इन्वेंटरी लेवल बढ़ते हुए हम इसे कोई तकलीफ नहीं मान रहे मार्केट के लिए क्योंकि सेल्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अ, अगर हम ये देखें कि भई कितना समय लगेगा इस इन्वेंटरी को आज के सेल्स रेट पर, तो करीब-करीब 2 साल का नंबर आता है, जो जिसे हम क्वार्टर्स टू सेल के हिसाब से रिपोर्ट में लिखते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी इन्वेंटरी है, वो करीब-करीब 2 साल के अंदर बिक जाएगी, अगर सेल्स रेट बरकरार रही तो। तो ये बहुत मायने रखेगा कि सेल्स मोमेंटम जो रहा है लास्ट 2 सालों का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वो बरकरार रह सकता है। अगर वो बरकरार रह सकता है, तो 2 सालों में इन्वेंटरी बिक सकती है और अगर वो 2 सालों में बिक सकती है इन्वेंटरी, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन जो करीब 3 से 5 साल है अमूमन प्रोजेक्ट्स पर उसके मुकाबले काफ़ी कम्फर्टेबल पोज़ीशन है। ઓકે, તો ઇન્વેન્ટરીની અંદર થોડો વધારો થયો છે પરંતુ સેલ્સ મોમેન્ટમ અહીંયા આગળથી જળવાયેલું છે। તો જો આ રીતનું સેલ્સ મોમેન્ટમ રહે છે તો આ અત્યારે ખાસી મોટી चिंताનો विषय बनतो નથી લાગી રહ્યો। विवेक जी, अब अगर हम बात कर ले गुजरात की थोड़ी स्पेसिफिक, तो अहमदाबाद में कीमतों की में 4% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी क्या वजह रही है और अहमदाबाद में अगर एरिया वाइज या इस तरीके से हम देखने जाए तो किस तरीके से कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है या कहाँ कौन से एरिया में किस तरीके की कीमतें चलती हुई आप देख रहे हैं? तो अहमदाबाद के लिए एक तो जैसे ये जो टॉप 8 शहरों की बात कर रहे हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट शहर है अहमदाबाद। ऑल्दो वॉल्यूम वाइज़ कंपैरेटिवली लो है जो टॉप के 6 शहर हैं उनके कंपैरिज़न में। भावों की हमने या डिमांड की अगर बात करें तो जैसे सेंट्रल और वेस्टर्न अहमदाबाद रीजन्स जो है, चाहे एसजी हाईवे के आगे जो एसपीआर है उसके वहाँ वाला रीजन, वहाँ पे डिमांड अच्छी है। और भावों की बात करें तो लास्ट जैसे कई सालों से हमने देखा है कि अहमदाबाद में भाव है जो प्रॉपर्टी के वो काफ़ी अफ़ोर्डेबल है कंपेयर टू जो भी अगले 8 7-8 शहर हैं उनके कंपैरिज़न में। कई कारण हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत अच्छी रही है वहाँ पे जिसकी वज़ह से ये ट्रेंड रहा। अगर हम आय जो एक कंज़्यूमर की आय के मुकाबले जो कंपैरिज़न करके अफ़ोर्डेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं हर साल दर साल उसमें भी हमने ये पाया है कि अहमदाबाद की अफ़ोर्डेबिलिटी रेशियो है, काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो अगले 7-8 शहर हैं। इन सब के मद्देनज़र रखते हुए स्कोप ज़रूर है भावों की बढ़ोतरी का। डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक मोमेंटम या जो व्यवसाय या जॉब मार्केट है, वो वहाँ पर कितना ग्रो करता है। कुछ एफर्ट्स रहे हैं सरकार के और प्राइवेट सेक्टर के भी उस पर काम करने के लास्ट कुछ सालों में। लास्ट 1 साल में करीब 4% की ग्रोथ देखी गई है भावों में। कई अक्रॉस कई सारे लोकेशंस में ये भावों की बढ़ोतरी आई है, चाहे वो प्रहलाद नगर हो, नवरंगपुरा हो या एसजी हाईवे वाला एरिया हो अंबावड़ी हो। तो इन सब लोकेशंस में देखा गया है इस तरीके की प्राइस ग्रोथ 4 से 5-6%।
ઓકે, તો આ અમદાવાદને માટે આપણે ખાસ કરીને વાત કરીશું. અમદાવાદની અંદર કિંમતો જે છે ઘરોની કિંમતો 4% જેટલી વધતી દેખાય છે, અને આ તમામ વિસ્તાર છે જ્યાં આગળ આપણને ખાસ કરીને જે સારું મોમેન્ટમ છે એ ઘરોની ખરીદારીનું જોવા મળ્યું છે. તો પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર આપણે નાઇટ ફ્રેન્કના હાફ યરલી રિપોર્ટની એક ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીનું કેવું રહ્યા 6 મહિના એની આપણે વાત કરી છે, અને અહીંયા સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા બ્રેકનો. તો એ લઈશું નાનકડો બ્રેક, અને બ્રેક બાદ આપણે પ્રોપર્ટી ગુરુમાં ઓફિસ સ્પેસની સ્થિતિ કેવી રહી એ અંગેની ચર્ચા કરીશું. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હું જર્નાલ કંટી આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત કરું છું, અને આજે આપણે નાઇટ ફ્રેન્કના હાફ યરલી રિપોર્ટની વાત કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે વિવેક રાઠી જોડાયેલા છે, અને હવે આપણે ઓફિસ સ્પેસની સ્થિતિ કેવી રહી છે આ 6 મહિનાની અંદર એની ખાસ કરીને ચર્ચા કરીશું. विवेक जी, हवे अब हम अगर बात करें ऑफिस सेगमेंट में किस तरीके की आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स रही है, तो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट ऑफिस स्पेस के प्रोजेक्ट के कंप्लीटेशन की बात करें या ट्रांजैक्शन की बात करें, किस तरीके की फाइंडिंग्स ऑफिस स्पेस के लिए आपकी रिपोर्ट में बनी है? सो ऑफिस स्पेस जिसकी हम बात करें कमर्शियल रियल एस्टेट में जो सेक्टर है जहाँ पे सर्विस सेक्टर जनरली देखा गया है, दूसरे सेक्टर्स भी है। इस सेक्टर के परफॉर्मेंस को देखने के लिए सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो लास्ट 3 सालों का पैंडेमिक का एक्सपीरियंस रहा है, उसकी अ, एक झलक देखी गई थी ऑफिस स्पेस में शुरुआत में। इनफैक्ट अभी रीसेंट ट्रेंड्स में जो डेवलप्ड मार्केट्स है, यूएस, यूरोप में, यहाँ की ऑफिस मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर रहा है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में हम जब भारतीय ऑफिस स्पेस मार्केट की बात करते हैं इन 8 शहरों में, तो हमने ये देखा कि करीब-करीब 25 मिलियन स्क्वायर फीट या 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट की डिमांड रही इस पहले 6 महीने के पीरियड में 2023 में, जो कि करीब 3 से 4% की ग्रोथ है। सो ऐसे समय जब वैश्विक लेवल पर बहुत ही प्रेशर रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट में, ऑफिस स्पेस इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन वाइल जैसे ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही कम ग्रोथ है, लेकिन फिर भी 25-26 मिलियन स्क्वायर फीट की डिमांड रही, और ये डिमांड लास्ट 2 सालों से स्टेडी रही है। अगर हम और इस लेटेस्ट पीरियड की देखें, अगर हम क्वार्टर 2 की जो जून की तिमाही है, यहाँ पे हमने देखा कि जून क्वार्टर 1 मतलब मार्च की तिमाही के कंपैरिजन में इस डिमांड में और इम्प्रूवमेंट आया। तो एक तरफ जहाँ पे हमने देखा कि वो यूएस जैसे मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर रहा ऑफिस स्पेस को लेकर के, चाहे वो डिमांड हो, भाव हो। अ, इसी के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत अच्छा एक रुझान देखा गया। सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई में कमी आई है इस पीरियड में, करीब-करीब 18 मिलियन स्क्वायर फीट की सप्लाई देखी गई इन 8 शहरों में। तो कुछ हद तक उससे भी सपोर्ट मिला ऑफिस स्पेस के रेंटल्स को। ઓકે, તો એક ઓફિસ સ્પેસની જો આપણે વાત કરીએ તો એક સ્ટેડી અહીંયા આગળથી ડિમાન્ડ રહેતી આપણને દેખાઈ રહી છે, અને ગ્રોથ પણ એક સ્ટેડી રહેતો દેખાઈ રહ્યો છે. विवेक जी, टॉप 8 शहरों की अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पे क्या आंकड़े निकलते हुए हमने आपकी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं? तो जो इनमें मुख्य शहर है, जैसे मान लीजिए बैंगलोर है, वो बैंगलोर आज भी इस पीरियड में भी एक नंबर पे रहा। करीब 7 सवा 7 मिलियन स्क्वायर फीट की डिमांड देखी गई बैंगलोर में। कुछ 8-9% कम है, क्योंकि जो आईटी आउटसोर्सिंग का जो माहौल है, उस पर कुछ हद तक प्रेशर पड़ा है यूएस जैसे क्लाइंट मार्केट्स में। लेकिन फिर भी करीब 7 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ में एक नंबर पे रहा। उसके अलावा जैसे एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े शहर रहे, चेन्नई में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई इस पीरियड में। तो इस तरीके से बहुत ही ये जो ट्रेंड देखा गया है, जिसके वजह से ऑफिस मार्केट्स में रेसिलियंस देखी गई, वो सारे ही शहरों में दर्शाया गया। सबसे ज़्यादा ग्रोथ चेन्नई में आई है इस पीरियड में, और एक नंबर पे बैंगलोर शहर रहा। और अहमदाबाद की किस तरीके की ग्रोथ ऑफिस स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो आती हुई आप पाई है इस रिपोर्ट में? अहमदाबाद में हमने कमी देखी इस पीरियड में, इस 6 महीने के पीरियड में। उसका मुख्य कारण ये था कि पिछला साल बहुत अच्छा गया था, जहाँ पे हमने करीब-करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट, 2 करोड़ स्क्वायर फीट की डिमांड देखी थी अहमदाबाद में।
जो एक बहुत समय के बाद हाई लेवल था, या मतलब फर्स्ट टाइम था जब 10 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का लेवल अचीव किया था। उसके कंपैरिज़न में इस पीरियड में करीब 5 लाख स्क्वायर फीट की डिमांड रही 6 महीने के पीरियड में। तो अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की बात करें, तो फिर जो अहमदाबाद का जो नंबर है, वो उसी के मुकाबले है। कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल से कंपैरिज़न करें, तो कमज़ोरी देखी गई इस ઓકે, તો અમદાવાદની અંદર ઓફિસ સ્પેસની અંદર પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં થોડોક આપણે ઘટાડો આવતો જોઈ રહ્યા છે ને એના કારણોની પણ આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે। अब अगर हम रैंट की बात कर ले विवेक जी, रैंट के हिसाब से टॉप 8 सिटीज़ में क्या स्थिति बन रही है, कहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और कहाँ पे कमी आती हुई देख रहे हैं ऑफिस स्पेस के रेंट में? अ, जैसा कि मैंने बताया कि रेंटल्स का जो ट्रेंड रहा है, वो एक स्टेबिलिटी वाला रहा। ज़्यादा कोई बढ़ोतरी हमने देखी नहीं कई सारे शहरों में। लेकिन फिर भी मेन मुख्य कारण रहा कि सप्लाई बहुत ही कंट्रोल्ड रही, इस पीरियड में कम रही। और उसी के सामने डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से 1 से 5-6% की ग्रोथ देखी गई कुछ मार्केट्स हैं जैसे कोलकाता जैसे, जहाँ पे 10% की भी ग्रोथ देखी गई मेनली सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, जिन मार्केट्स में ऑक्यूपायर्स इंटरेस्टेड थे। तो इस तरीके से अमूमन सभी शहरों में एक स्टेबिलिटी देखी गई रेंटल्स को लेकर के। ઓકે, તો રેન્ટલ્સની અંદર તો એક સ્ટેબિલિટી ચોક્કસપણે ઓફિસ સ્પેસની અંદર આપણને આવતી રહેતી દેખાઈ રહી છે આ 6 મહિનામાં। विवेक जी, ये 6 महीनों की हमने तो यहाँ पे बात की, किस तरीके के फाइंडिंग्स आपने पाए हैं, किस तरीके का ग्रोथ हुआ है। अब रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस दोनों को मिला ले और अगले 6 महीने का आउटलुक की अगर हम बात करें तो किस तरीके के दिख रहे हैं, कैसे रह सकते हैं, आपकी क्या आउटलुक आपका बन रहा है? तो अगर अगले 6 महीने या 6 से 12 महीनों की बात करें, तो मेन फैक्टर है कि जो भारतीय इकोनॉमी है अ, उसका क्या ट्रेंड रहेगा। तो अब वहाँ पे जो अंदाज़ ये है कि एफआई 23 के 7% की ग्रोथ के बाद में एफआई 24 में भी करीब-करीब 6.5% की ग्रोथ का आकलन है इकोनॉमी के लेवल पर। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो भी हैं, जो कंज़म्पशन दिखा रहे हैं, वो बेहतर आंकड़ा दिखा रहे हैं। और इसी के साथ में कंज्यूमर्स का जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स लेवल है, चाहे आप आरबीआई की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को ले लीजिए, जो हर 2 महीने से आता है। तो इन सभी में ये देख रहे हैं कि बढ़ोतरी या सुधार का ट्रेंड है। अ, इस वजह से डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, उनका बड़ा रोल रहेगा हाउसिंग मार्केट को लेकर के। और हाउसिंग मार्केट का हमें हमें अंदाज़ ये है कि भई मार्केट का मोमेंटम बरकरार रहेगा। कुछ कैटलिस्ट हैं जैसे कि ब्याज की दरें, अगर वहाँ पर कोई वजह से जल्दी कट आने लग गए, तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन उसके बिना भी सेल्स मोमेंटम बरकरार रहेगा। और हम मेनली बात कर रहे हैं मिड और प्रीमियम सेगमेंट की। जैसे हमने बात कही कि कुछ सेगमेंट्स अभी भी है जो प्रेशर में है, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। और अगर इसी के साथ में हम ऑफिस स्पेस की बात करें, तो ऑफिस स्पेस में ग्लोबल फैक्टर्स का इंटरलिंकेज ज़्यादा है। वहाँ पे क्लाइंट मार्केट्स में जो होता है यूएस में, यूरोप में उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। और उस वजह से थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज़ या आउटसोर्सिंग का जो माहौल है, उसमें थोड़ी प्रेशर आ सकती है। लेकिन इसी के साथ में जो भारतीय मार्केट्स को सर्व करने वाले ऑक्यूपायर्स हैं, जो इंडिया फेसिंग बिज़नेस हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा है। फ्लेक्स स्पेसेस हैं, जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रहा है। कारण कि जो ऑक्यूपायर्स देख रहे हैं कि भई बिज़नेस की जो पोटेंशियल आ रही है भारत में, उसे भी हम कैप्चर करें, डिले नहीं करें, लेकिन साथ में हम फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें अपनी स्ट्रैटेजी में, ताकि इस बिज़नेस की अनसर्टेनिटी को हम ठीक तरीके से टाइट कर सकें। इस वजह से ऑफ़िस स्पेस में हम ये देख रहे हैं कि करीब-करीब स्टेबल या मॉडरेटली बेहतर माहौल रह सकता है। और रेज़िडेंशियल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माहौल रहेगा। ઓકે, તો રેસિડેન્શિયલની અંદર એક સ્મોલ આવનારા 6 મહિના કે આગળના સમયની જો આપણે વાત કરીએ તો ચોક્કસપણે રહેતો દેખાઈ શકે છે અને જે રીતે એક અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટની અંદર ગ્રોથ પાછો વધે છે કે નહીં એ ખાસ જોવાનું રહેશે અને ઓફિસ સ્પેસ ઉપર
ગ્લોબલ પરિસ્થિતિઓની પણ ખાસી એવી અસર રહી શકે છે, તો એના ઉપર નજર રાખવાની રહેશે। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय हमें दिया और ये रिपोर्ट पूरा डिस्कस किया इन डिटेल्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર તો હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ જતાં જતાં આપને એ જણાવી દઉં કે આપના પ્રોપર્ટીને રિલેટેડ, ઘરના ખરીદ વેચાણને રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને લખી મોકલો। અમે નિષ્ણાત પાસે એનો જવાબ તમને આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશું। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। તો તમારું નામ અને લોકેશન જ્યાં તમે ઘરની ખરીદારી કે વેચાણ કરવા માંગતા હોય એ ચોક્કસપણે લખવાનું ભૂલશો નહીં। તો સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।